तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद विजय 27 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन में भी होंगे। टेंशन में हो कि नहीं? नहीं, टेंशन तो लेने की जरूरत ही नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मैथ के सब्जेक्ट में, किसके? मैथ के सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। टेंशन क्यों लेते हो? बस हमारे साथ अभी 2-3 महीने बचे हैं एग्जाम के, मेहनत कर लो लग के। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको 3.2 का पार्ट 2। 3.2 एनसीईआरटी की बुक, उसका पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। जो पार्ट 1 हमने कल की वीडियो में क्लियर कर लिया था, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जहां हम तीसरे सवाल के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है इसमें, वो सारे क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया है, पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला? दो संख्याएं हैं, तो लिख लो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। उन्होंने क्या बोली? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख लो दूसरी संख्या बराबर 22। और तो उनका अंतर, प्रथम शर्त में उन्होंने बोला है कि जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर जो है 26 है। तो हमने माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर 22। इनका अंतर कितना है? 26। तो लिख लो x माइनस 22 बराबर 26। इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। दोबारा में उन्होंने क्या बोला है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में उन्होंने क्या बोला है कि एक संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर इसमें 3 का गुणा कर दो तो बराबर में आ जाएगा। क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे एक संख्या पहली वाली बराबर दूसरी संख्या की, इसकी जो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मिस्टेक, इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें इसकी 3 गुनी है पहली संख्या। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3y। इसको डाल लो समीकरण नंबर 2। x का मान यहाँ पे रख दो, तो लिख लो x का मान, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा? ये वाला। तो लिख लो x माइनस बाई बराबर 26। x का मान कितना? 3y माइनस बाई बराबर के 26। 3y माइनस बाई 2y बराबर 26। 2 एकम 2, 13 दूनी 26। तो बाई बराबर कितना आ गया? 13। बाई का मान निकल के आ गया हमारा 13। x का मान निकाल लो। x का मान इसमें पुट कर दो। x बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा? ये है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू बाई का मान कितना आया? 13। तो x बराबर 13 तिया 39। आ गया उत्तर? कहीं पे कोई दिक्कत? उन्होंने बोला था दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 से जब 13 घटाओगे तो 26 आएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या कितनी है? 13। तो 13 में 3 का गुणा करोगे 39, x का मान निकल के आएगा। प्रूफ भी हो गया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? नहीं आया? देखो एक बार, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। उन्होंने बोला दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो पहले से दूसरी घटाओगे तो 26 आएगा। द्वितीय शर्त बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर बाई का 3 गुना, ये x बराबर 3y आ गया, इसमें पुट कर दिया, 13 आ गया, 39 आ गया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
आइए दूसरा सवाल देखते हैं। उन्होंने बोला है कि दो संपूरक कोणों का योग, क्या बोला, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोला, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो लिख लो पहले, माना छोटा कोण, माना छोटा कोण बराबर x, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण क्या हो जाएगा। उन्हें बोला संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, जो बड़ा कोण है वो इससे 18 अधिक है, तो इससे 18 अधिक x प्लस 18 कर लो, है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको एक बात पता होगी को दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वी नो, हम जानते हैं, यहां पे लिखो, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इनको जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, छोटा कोण x प्लस बड़ा कोण x प्लस 18 बराबर के 180। तो लिख लो x प्लस x 2x प्लस 18 बराबर 180। इसको इधर ले जाओ, 2x बराबर 180 माइनस के 18, तो 2x बराबर 180 से 18 जाएंगे 162, तो x बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना आ गया, 81 डिग्री। छोटा कोण कितना आया, 81, तो बड़ा कोण 81 प्लस के 18, लिख लो 18 बराबर 99 डिग्री। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला छोटा कोण, मान लिया हमने x, उन्होंने बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x प्लस 18, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 18 बराबर 180, दोनों को जोड़ दिया, 2x प्लस 18 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 पक्षांतर किया माइनस 18, तो 2x बराबर 162, 2 से कर दिया, x बराबर 81, इसमें 18 जोड़ लिया, बड़ा कोण 18 बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, 99। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, क्या बोला, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लो, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x, लिखो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x। जब कुछ दिया नहीं है तो हमने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x, तो लिख लो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर, गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य बराबर y। प्रथम शर्त में उन्होंने क्या बोला, प्रथम शर्त बोला गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले, 7 एक का कितना है x, तो 7 का 7x प्लस 6 बल्ले, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, एक का कितना y, 6 का 6y बराबर कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला 7 बल्ले, एक का x तो 7 का 7x, क्योंकि एक पेन का मूल्य अगर 3 रुपए है तो 4 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 यानी कि 12 रुपए गुणा करके निकालते हैं। तो वैसे ही हमने किया, एक बल्ले का मूल्य है x, तो 7 का 7x प्लस एक गेंद का y, तो 6 का 6y बराबर 3800। दूसरी शर्त में उन्होंने क्या बोला,
इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में उन्होंने बोला है 6 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 बल्ले तो 3 1 का x प्लस 3 का 3x 5y, 5 गेंदें कितनी 1750 रुपए में है। इसको डाल लो समीकरण 2। अब एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको चाहे आप प्रतिस्थापन में से लगा दो, चाहे विलोपन में से। किससे लगाओगे? विलोपन में से लगवाएं। 7 तियो 21 तिया 7 21। आइए विलोपन में से हल करते हैं। तो लिख लो विलोपन में से हल करने पर विलोपन विधि से हल विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन का मतलब होता है एक पद को बराबर कर लो, चाहे आप x को चाहे आप y को। तो इसमें अगर 3 का गुणा कर लो, इसमें 3 का इसमें 7 का, कहीं कुछ करना नहीं होता। ऊपर वाले में नीचे वाले, नीचे वाले में ऊपर वाले का, कोई दिक्कत नहीं रहती। तिया 7 21 प्लस 3 6 18y, इसका इसमें कर लो 0 0 तिया 8 24 की 4 हासिल लगी 2 3 तुरका 9 2 11। इसका आप कर लो 7 तियो 21x प्लस 7 पन्ना 35y बराबर 0 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3 7 7 49 3 52 की 2 हासिल लगी 5 7 1 7 5 12। कितना आ गया? इतना आ गया। इसमें माइनस 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 चिन्ह बदल लो। ये प्लस का है माइनस कर लिया, प्लस का है माइनस कर लिया, प्लस का है माइनस कर लिया। 21 से 21x कट गए तो लिख लो 18y माइनस 35। 18 से 35 गए कितने बचेंगे? 18 18 36 17y। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ पे अगर घटाओगे तो 0 5 से 0 जाएगा 5 2 से 4 जाएगा, यहाँ पे हो गया 12 12 में से 4 गया 8 1 से 1 जाएगा 0 1 से 1 जाएगा 0। कितना है? 850। 850 आया। इसको 0 को लिखो ही मत। 850 वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस गया 17 एकम 17 17 पना 85। तो y बराबर आ गया आपका 50। अब x का निकाल लो। y बराबर 50। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा? ये है। तो लिख लो 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। तो यहाँ लिख लो 7x प्लस 6 पंचा 300 बराबर 3800। तो यहाँ जाएगा 7x बराबर 3800 और प्लस के 300 है उधर ले जाओ माइनस 300। तो कितना बचेगा? 7x बराबर 3800 300 गया 3500। 7 एकम 7 7 पन्ना 35। तो x बराबर कितना आया? 500। यानी कि एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपए, एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपए। वैसे भी इलास्टिक में एक बल्ला 500-600 का अच्छा नहीं, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का 500-600 में बल्ला आएगा। मतलब बल्ला 500-600 रुपए में नहीं आता, कम से कम 3-4 हजार रुपए का बल्ला। एक गेंद 50 रुपए की आ जाएगी कार्गो वाली। ठीक है। तो बाई का गेंद का मूल्य कितना निकल के आ गया? 50। एक्स बल्ले का मूल्य निकल के आ गया 500। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं चौथा सवाल। आइए देखते हैं चौथा सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 का चौथे में क्या बोला गया है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या कितना भाड़ा देना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, एक कोई नगर है उसमें एक नियत भाड़ा है। जैसे ही आप किसी टेम्पो पे बैठोगे तो उसका एक नियत भाड़ा आप पे पड़ जाएगा, चाहे आप कहीं जाओ या मत जाओ। जैसे ही आप उस टेम्पो में बैठोगे, अगर उसका मान लो 5 रुपए है तो वो 5 रुपए आप पे पड़ जाएगा, चाहे आप कहीं जाओ या मत जाओ। और अगर आप कहीं गए तो वो 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए किलोमीटर अलग से पड़ेगा। समझे बात को? नहीं समझे दोबारा समझो। जैसे कोई नगर है उसमें टेम्पो चलता है, टैक्सी चलती है, तो उसमें एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़े का मतलब उस टेम्पो में अगर आप बैठ गए तो आपको वो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, चाहे आप कहीं जाओ या मत जाओ। जैसे ही बैठे आप पे नियत भाड़ा चढ़ गया, और जैसे ही आप कहीं जाओगे, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो उसका एक अतिरिक्त भाड़ा अलग होगा प्रति किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का मान लो 5 रुपए है, 10 किलोमीटर का 50 तो वो हो गया, उसके बाद में 5 रुपए वो पड़ेगा जो आपको नियत भाड़ा है। यह मान के बता रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो 5 रुपए वो पड़ेगा जो नियत भाड़ा, यानी कि एक नियत भाड़ा दिया हुआ है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग है। तो उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो लिख लो माना नियत भाड़ा बराबर एक्स। पहले नियत भाड़ा तो हमें पता नहीं है, तो मान लो माना नियत भाड़ा बराबर एक्स, नियत भाड़ा बराबर एक्स, और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, मतलब ये किलोमीटर के हिसाब से जो पड़ता है, 1 किलोमीटर का 5 रुपए, 10 रुपए अतिरिक्त भाड़ा वो भी है। अतिरिक्त भाड़ा वो मान लिया हमने बाई। उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए पड़ता है। कितना पड़ता है? 105 रुपए। पहले तो ये देखो 10 किलोमीटर की दूरी है तो प्रति किलोमीटर का क्या क्या पड़ता है? बाई। तो 10 किलोमीटर का 10 बाई प्लस, और एक नियत भाड़ा हमारा है कि इस टेम्पू पे जैसे ही बैठोगे हम पे इतने रुपए पड़ जाएंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दोबारा हम क्या बोला उन्होंने? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। 15 किलोमीटर, 15 1 किलोमीटर के लिए बाई, तो 15 के लिए 15 बाई प्लस एक नियत भाड़ा एक्स बराबर 155। इसको आप उसको क्या नाम, विलोपन में से हल कर दो। विलोपन में से हल करो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं। चिन्ह बदल लो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का है माइनस कर लिया, प्लस का है माइनस कर लिया, प्लस का है माइनस कर लिया। ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सब में माइनस आएगा। अगर यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह बदलते हैं ना कि माइनस आ जाता है। तो एक्स से एक्स कट गया, 10 बाई से 15 बाई गए, कितने बचे? 5 बाई, माइनस के 5 बाई। जब छोटी से बड़ी जाएगी तो 5 बाई बचेंगे। 105 से 55 गए तो 50, और काय के माइनस के, तो माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5, 5 ढाई 50, तो बाई बराबर कितना आया? 10 किलोमीटर, 10 रुपए। बाई बराबर 10 रुपए, यानी कि ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकल के आया कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर चलोगे आप पे 10 रुपए वो पड़ जाएंगे, और ये जो नियत भाड़ा है एक्स वो पड़ जाएगा। तो ये निकल के आया बाई। अब हमें निकालना है एक्स का, तो लिख लो यहाँ पे बाई का मान, समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, 1 में रख लो। 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा? ये है 10 इंटू बाई की जगह पे 10 प्लस का एक्स बराबर 105, 10 ढाई 100 प्लस का एक्स बराबर 105। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 105, ये प्लस का 100 है माइनस का 100, तो यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा 5। कितना आएगा? यहाँ पे आया आपका एक्स बराबर 5,
और y बराबर आया आपका 10 है। यानी कि जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका निकल के आया वो 10 रुपए निकल के आया। और जो नियत भाड़ा है, अतिरिक्त भाड़ा पड़ेगा, नियत भाड़ा मतलब जैसे ही आप टेम्पो पे बैठोगे तो आप पे 5 रुपए पड़ जाएंगे। और उन्होंने और जो प्रति किलोमीटर का है वो 10 है, इन भाड़े निकल आए। अब उन्होंने पूछा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की दूरी के लिए, तो 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 10, तो 25 के लिए 25 गुणे 10 और प्लस 5 रुपए ये पड़ जाएंगे। तो कितना आएगा, 25 ढाई 250, 250 और प्लस का 5, तो आपका आंसर आया 255। यानी कि जब वो व्यक्ति टैक्सी से कहीं 25 किलोमीटर जाएगा तो उस पर 255 रुपए पड़ जाएंगे। 10 किलोमीटर रुपए हिसाब से ये, तो 25 ढाई 250 और 5 रुपए जो नियत भाड़ा उनका है टेम्पो पे बैठने का। तो कितना इसका आंसर आया, 25 ढाई 250 और प्लस 5 255। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। लगा लिया सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल, 5वां सवाल देखते हैं। बहुत सरल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, और क्या नाम क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत सरल से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला 5वां सवाल। 5वें सवाल में उन्होंने बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही मैथ में जो सबसे पहली स्टेप है माना, तो लिख लो माना भिन्न बराबर अंश माना भिन्न का अंश बराबर x। तो लिख लो माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर, तो x बटे का y। उन्होंने प्रथम शर्त में क्या दिया, लिख लो प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में उन्होंने बोला है कि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिए जाएं। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं। अबे तेरी, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 9/11 इतनी हो जाएगी। उन्होंने बोला यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 11 का x 11x प्लस 11 का 2 में 11 दूनी 22 बराबर 9 का 22 9y प्लस 9 दूनी 18। ये कौन है यार, बहुत परेशान कर रहा है हमारा साला। पढ़ाने नहीं दे रहा बच्चों को, रात में दिक्कत कर रहा है। 2 बज चुके हैं इसलिए, रात के 2 बजे। कितना हो गया, 11x प्लस 22, इसका करेंगे 9y प्लस का 18। तो यहाँ पे लिख लो 11x, इसको उधर ले आओ माइनस 9y, इसको उधर ले जाओ 18 प्लस का 22 था इधर माइनस 22। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 इस 22 गए -4। समीकरण नंबर 1 डाल लो। द्वितीय शर्त में उन्होंने क्या बोला, द्वितीय शर्त में उन्होंने बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। कोई दिक्कत, अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए, तो 5/6 हो जाती है। गुणा कर लो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 का 15। तो यहाँ पे लिख लो 6x माइनस 5y
बराबर 15, इनको इधर ले जाओ माइनस के 18, तो ये हो जाएगी 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब विलोपन में से हल कर लो, तो लिखो विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करने पर यहाँ पे देखो, इसमें आप गुणा कर लेना 6 का और इसमें 11 का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ हो जाएगा 11 छक्का 66 और यहाँ हो जाएगा 6 11 66। लिखो विलोपन विधि से हल करने पर इसमें गुणा कर लो 6 का और इसमें 11 का। इसमें 6 का करेंगे तो 11 छक्का 66x माइनस 54y बराबर 6 चौक 24। इसमें 11 का करेंगे तो 11 छक्का 66x और 11 पन्ना 55y, 11 तिया 33। चिन्ह बदल लो, माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस है प्लस, 66 66 कट गया, यहाँ पे बचेगा 55y प्लस के माइनस के 54y, तो y बराबर प्लस के 33 से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 3 9। तो y का मान कितना निकल गया 9। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का निकल आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है ये है, तो लिख लो 11x माइनस 9 इंटू y का मान 9 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 ने 81 बराबर माइनस के 4। ये गलत हो गया क्या कहीं पे, 11x बराबर माइनस 4 प्लस के 81 सही है। तो 11x बराबर 81 से 4 जाएंगे 77 प्लस के, तो 11 एक कम 11 11 सत्तो 77, तो x का मान कितना आया 7 है। यानी कि आपकी भिन्न हो जाएगी x का मान 7 बटे और y का मान 9, आपकी भिन्न हो जाएगी 7 बटे की 9। यहाँ पे दो बार अगर इसमें 2 जोड़ दिए जाएं तो ये हो जाएगी 9 और इसमें 2 जोड़ दिए जाएं तो ये 11 हो जाएगी, 9 बटे 11 हो जाएगी। यही तो बोला गया था, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। टेक स्क्रीनशॉट। आइए अगला सवाल देखते हैं। लगा लिया है क्वेश्चन। आइए देखते हैं आखिरी सवाल 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं कि नहीं सवाल? अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख के जाना। ओके, आइए देखते हैं आखिरी सवाल में बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो लिख लो माना जैकब की आयु बराबर x, उसके पुत्र की आयु बराबर y। तो लिख लो माना, जब कुछ नहीं दिया तो माना चलता है हमारे यहाँ, माना जैकब की आयु बराबर x, पुत्र की आयु बराबर y। प्रथम शर्त उन्होंने क्या बोला, लिख लो प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष बाद, प्रथम शर्त 5 वर्ष बाद, तो लिख लो 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद उनकी आयु। क्या बोला? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
वर्तमान आयु उसकी कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद, जाहिर सी बात है अभी अगर x 5 है तो 5 वर्ष बाद 10 हो जाएगी, 5 जुड़ेंगे तो अभी x है तो 5 वर्ष बाद 5x बराबर उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो पुत्र अभी कितना है 22 और 5 वर्ष बाद 5 और इसकी 3 गुनी इसके पिता की हो जाएगी। समझे? नहीं समझे? दोबारा समझो। माना जैकब की आयु x, पुत्र की आयु x, उन्होंने बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद उनकी आयु, जैकब की आयु, जैकब की, तो अभी जैकब की कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएंगे इसमें x प्लस 5, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी उसका पुत्र कितना है कहा 22, तो 5 वर्ष बाद 5 इसमें बढ़ जाएंगे कि 3 गुनी, गुणे का 3 किसकी हो जाएगी जैकब की। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको हल करें। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 का 22 में 3 प्लस 5 3 15, तो हो जाएगा x माइनस 3 इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, बराबर 15 माइनस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 15 से 5 गए 10। इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या बोला उन्होंने? 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 5 वर्ष बाद बोला, पास्ट फ्यूचर में चले गए, उन्होंने 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट में, तो यहाँ पे लिखो 5 वर्ष पूर्व उनकी, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो अभी कितनी है जैकब की x, तो 5 वर्ष पहले 5 से कम हुए होंगे। मान लो अभी हमारी उम्र 19 साल है, तो 5 वर्ष पहले हमारी कितनी रही होगी? 19 से 5 घटा दो तभी तुम्हारी 5 वर्ष पहले की निकलेगी। तो 19 से पहले कितने साल के थे हम? 5 वर्ष पहले 14 साल के। कैसे निकाले? अपनी वर्तमान आयु से हमने 5 घटा दिए। तो उन्होंने बोला जैकब की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की, अपने अभी पुत्र कितने का 22, तो 5 वर्ष पहले 5 माइनस हो गई 22, 7 गुनी थी। कितनी गुनी? 7 गुनी, यानी कि हमारी उम्र से 5 वर्ष पहले हमारे बच्चे की आयु की 7 गुनी थी हमारी आयु। उन्होंने बोला कि जैकब की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले 5 घटा दिया, x माइनस 5, इसमें भी 5 घटाए, y माइनस 5 गुणे का 7, यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आयु निकाल लो, इसको पहले हल करो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, इसका ऐसे में गुणा कर दो 7 माइनस 7 पन्ना 35, इसको उधर ले आओ, x माइनस 7 बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 5 से 35 गए 30, किसके? माइनस के। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया आपका? समीकरण नंबर 2। यहां पे लिख लो, सही से लिखो यार, दिखाई नहीं पड़ रहा। हो जाएगा x माइनस 7 बराबर माइनस के 35 प्लस के 5, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर माइनस के 30। इसको डाल लो समीकरण नंबर 2। कहीं पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करने पर लिख लो समीकरण x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, इसमें x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। यहाँ पे देखो गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक ही तरीके के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। चिन्ह बदल लो, माइनस
प्लस माइनस, ये काट दो, ये कितना बचेगा 7y से 3y जाएंगे 4y, यहाँ पे प्लस का 7y हो गया। अब ये मत देखना कि माइनस का है, तो प्लस के 7 से माइनस के 3 जाएंगे, ये छोटे हैं, तो 4y बराबर 30 और 10, 10 से 30 गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस के 30 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे 40, तो 4 एकम 4, 4 ढाई 40, तो बाई का मान कितना आ गया 10, यानी कि उसके पुत्र की जो आयु आई है वो 10 साल आई है। अब इसकी निकाल लो, किसकी, उसके पिता की। तो समीकरण 1 में मान रख दो, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा ये है, तो लिख लो x माइनस 3 इंटू बाई का मान कितना आया 10 बराबर के 10, ये हो जाएगा x माइनस 3 ढाई 30 बराबर 10, ये हो जाएगा x बराबर 10, ये माइनस के 30 इधर आएंगे प्लस के 30, तो x का मान आ गया आपका 40, यानी कि उसके पिता की आयु आ गई 40। यहाँ पे कोई दिक्कत, उसके पिता की आयु आ गई 40 और पुत्र की आयु आ गई 10। सवाल समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर देखो इसको बैक करके, बिल्कुल अच्छे से हमने समझाया रापचिक स्टाइल से। रापचिक स्टाइल समझते हो, नहीं समझते हो, समझ जाओगे, 4-6 वीडियो हमारी और देखो, समझ जाएगा रापचिक स्टाइल किसे कहते हैं। अब किसी और टीचर से पढ़ के देखना, फिर हमारी वीडियो में देखना, अगर थोड़ा बहुत कंपैरिजन हमें अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। दिए क्या नाम, प्रश्नावली हुई खत्म, तो कल हम पढ़ाएंगे 3.3 और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर चलेगा आपका द्विघात समीकरण। हो सकता है कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाए एक ही वीडियो में, हो सकता है, ज्यादा सवाल नहीं है, नहीं एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना, लिंक मिल जाएगी आपको, तो आपका इसका पहला वाला पार्ट देख लेना, तभी ये दूसरा समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं खत्म। अगर थोड़ी सी भी वीडियो समझ में आई हो, अगर सवाल समझ में आए हो, तो एक तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।